डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं किसी भी एलिमेंट के जो कोई भी फिजिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसकी रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनका साइज कितना स्मॉल है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का रेडियस जो होता है 0.037 नैनोमीटर होता है। अगर इसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.37 इंटू 10⁻⁻10। तो इसी तरीके से हीलियम का जो रेडियस होता है 0.093 नैनोमीटर होता है, लिथियम का 0.134 नैनोमीटर, कार्बन का 0.077 नैनोमीटर। तो ऐसे बहुत ही स्मॉल साइज के जो रेडियस होती है, उन एटम्स की जो रेडियस होती है बहुत ही स्मॉल होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। फिर अगर एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात करें तो जैसे हम किसी भी नेम को शॉर्ट करके एब्रीविएशंस बनाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हम यूएसए लिखते हैं और यूनाइटेड किंगडम को एब्रीविएशन में हम लोग यूके लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पीएम लिखते हैं। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको भी शॉर्टेन करके लिखा जाता है। शॉर्ट नेम्स जो है उनके लिखे जाते हैं, शॉर्टेन नेम, जिनको हम सिंबल्स बोलते हैं। पहले जब कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो उस टाइम पे सर्कल के अंदर डॉट, सर्कल के अंदर लाइन, प्लस और लेड को सर्कल के अंदर एल लिख के इस तरीके से डिनोट किया जाता था। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से इनके सिंबल्स बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी बढ़ती गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बढ़ते गए, वैसे वैसे फिर इनके नेम्स जो होते हैं वो इनके एब्रीविएशन की तरह इनको शॉर्टन करके, इनके नेम्स को शॉर्टन करके इनके सिंबल्स बनाए गए। अब कुछ सिंबल्स, एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स जो हैं वो उनके नॉर्मल नेम हैं उनको शॉर्टन करके बनाया गया। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो उनके लैटिन नेम्स के आधार पर उनको शॉर्टन करके उनके सिंबल्स डिनोट किए जाते हैं। बोरॉन को बी, कार्बन को सी, फ्लोरीन को एफ, हाइड्रोजन एच, आयोडीन आई, एल्यूमिनियम एल, आर्गॉन AR, आर्सेनिक AS से डिनोट करते हैं, AS इसका सिंबल होता है, बेरियम BA, बेरिलियम BE। वैसे ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनके लैटिन नेम के आधार पर उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स में। जैसे सिल्वर है, उसका जो लैटिन नेम है वो अर्जेंटम है, जिसको AG इसका सिंबल है। कॉपर का क्यूप्रम है, इसका सिंबल CU है। गोल्ड का ऑरम, AU इसका सिंबल है। आयरन का फेरम, इसका सिंबल Fe है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो उनके लैटिन नेम के आधार पर उनके सिंबल्स को लिखा जाता है। एटम का साइज इतना छोटा होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल एटम को आइसोलेट करके उसको मेजर कर पाना कितना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और उसका साइज कितना छोटा होगा। अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम के मास की बात करें तो उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर उसको किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो इसका मास होगा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि किलोग्राम और ग्राम इसके लिए कितनी बड़ी यूनिट्स हैं, इसके लिए अप्रोप्रिएट यूनिट्स नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेस्ट किया गया कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके एक एटम के मास को एज ए स्टैंडर्ड मास लिया जाए और उसी के अकॉर्डिंगली जो है किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बना कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। बट कुछ समय के बाद देखा गया कि जो हाइड्रोजन है वो 3 अलग अलग स्टेट्स में उसके जो मासेस हैं वो अलग अलग पाए जा रहे हैं, मासेस में वेरिएशन पाया जा रहा है। तो फिर ऑक्सीजन को कंसीडर किया गया एज अ स्टैंडर्ड मास, बट उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आई कि उसमें भी अलग अलग स्टेट्स में उसके मासेस वेरी कर रहे थे। तो 1961 में IUPAC ने जो है मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन को सिलेक्ट किया
एज अ स्टैंडर्ड मास। तो 12 यूनिट उसका मास होता है, तो इसको 1/12 से मल्टीप्लाई करके, कार्बन 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई करके इसका जो फॉर्मूला बनाया गया वो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जो कि 12 होता है। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, तो क्या होगा कि इसका जो मास होता है वो 16 यूनिट होता है। तो 16/1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन, जो कि 12 होगा। 12 और 12 आपस में रिजॉल्व हो जाएंगे और इसका जो एटॉमिक मास आ जाएगा ऑक्सीजन का, वो आ जाएगा 16 यूनिट। एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल होता है यूनिट मास के ही, तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 यूनिट होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास में उसको 14 ग्राम लिख सकते हैं। वैसे ही सल्फर का एटॉमिक मास 32 यूनिट है, तो उसके ग्राम एटॉमिक मास को हम 32 ग्राम लिख सकते हैं। एटम्स के एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं जनरली। कुछ एटम्स जो होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये किसी और से रिएक्ट नहीं करते। अदरवाइज जो है दो या दो से ज्यादा एटम सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स जो होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं और टाइटली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो एटम्स का नंबर है उस मॉलिक्यूल्स के अंदर वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़ के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 बनाते हैं, और वैसे ही ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बनाते हैं जिसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। वैसे ही ऑक्सीजन के जब 3 एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो O3 बनता है, जिसको हम ओजोन बोलते हैं, और इसकी एटॉमिसिटी O3 होगी। वैसे ही फॉस्फोरस के 4 एटम्स आपस में जुड़ते हैं और बनता है मॉलिक्यूल P4, ठीक है, और इसकी एटॉमिसिटी होगी 4। वैसे ही सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़ते हैं और बनता है S8, और इसकी एटॉमिसिटी होगी 8। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलके, एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ये डाई एटमिक होता है और इनके बीच में जो रेशियो होता है 1:35.5 होगा, क्योंकि 1 जो है मास होगा हाइड्रोजन का और 35.5 मास होगा क्लोरीन का। तो जब इनके बीच में रेशियो निकलेगा तो 1:35.5 निकलेगा। और वैसे ही अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो H2O बनता है, और इसमें कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स, तो इसलिए ट्राई एटमिक हो जाएगा। ट्राई एटमिक, और इनके मास के रेशियो की बात करें तो 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन का मास हुआ 1 और 1 into 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का जो मास हुआ वो 16 हुआ। तो जब 2 और 16 आपस में कटेंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके बीच में जो रेशियो बाय मास आया वो 1:8 आ जाएगा। वैसे ही अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया NH3, इसमें एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए इसमें 4 एटम्स का यूज हुआ है, इसलिए ये टेट्रा एटमिक हो गया। और इनके बीच में जो मास बाय रेशियो बाय मास निकलेगा तो कैसे निकलेगा कि नाइट्रोजन का मास जो होता है वो हो गया 14, और हाइड्रोजन का वन एटम का जो मास होता है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो 1 होता है, और 1 into 3 करेंगे क्योंकि इसमें H3 यूज हुआ है, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो H3 हो गया, तो 14:3 इनके बीच में रेशियो बाय मास आ गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो इसलिए ये हो गया
ट्राई एटमिक क्योंकि 3 एटम्स इसमें यूज हुए हैं और इनके बीच में अगर रेशियो बाय मास निकालें तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा और 12 और 32 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 आ जाएगा।